देखिए बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी है। आज भी हम उन प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू रखते हैं और करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ इन प्रॉब्लम्स को नोट जरूर करिएगा और फिर खुद से इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए अब देखिए, कोई छात्र है जो 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर, भाई एक सूक्ष्मदर्शी है जिसके द्वारा वो देख रहा है, जिसकी आवर्धन क्षमता कितनी है, 100 दे रखी है अगले ने, देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई नापता है या मापता है। ठीक है, वह 20 बार प्रेक्षण ले रहा है। कितनी बार प्रेक्षण ले रहा है? 20 बार। ठीक है, और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य में बाल की जो औसत मोटाई, मतलब टोटल 20 बार लेने के बाद में उसने उन सबका औसत निकाला और वो उसको कितनी मिलती है? 3.5 mm मिलती है। भाई बाल बहुत पतला होता है ना, इसलिए mm में दे रखा है। बाल की मोटाई का अनुमान क्या है? तो वो ये बताइए कि बाल की जो मोटाई है उसका क्या अनुमान होगा, वो ये पूछ रहा है। यानी कि बाल की वास्तविक मोटाई कितनी होगी, ये तो उसने निकाला है और वो पूछ रहा है कि बाल की जो वास्तविक मोटाई है वो कितनी होगी। चलिए करते हैं। कुछ अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन देखने में कि पता नहीं क्या पूछ लिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है। चलिए करते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। अब आपको सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसके आवर्धन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो होता है सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापी गई मोटाई बटे वास्तविक मोटाई। अब देखिए, ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है क्या? ये कुछ ऐसा कि हम मापते थे उसको हम डेल्टा ए कहते थे, वास्तविक को ए कहते थे, हैं? कुछ ऐसा लग रहा है? तो बस ये वही फॉर्मूला है, बस इसने एक नाम चेंज कर दिया, सूक्ष्मदर्शी ले लिया। तो क्या फर्क पड़ा कि इतनी मोटाई उसने मापी है बटे उसकी वास्तविक मोटाई, ये इसका क्या कहलाएगा? आवर्धन कहलाएगा। ठीक है, और इसको हम वैसे कहते क्या थे? ठीक है, अब देखिए वास्तव हमें क्या निकालना है, हमें वो बोल रहा है कि वास्तविक बताइए। भाई मापी गई तो उसने दे रखी है, आवर्धन भी उसने दे रखा है, तो वास्तविक क्या होगी? इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापी गई मोटाई 3.5 mm बटे सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 100, तो ये आ गई 100 में जब आप इसका भाग दोगे तो 0.035 mm, ये है वास्तविक मोटाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था लेकिन फॉर्मूला तो वही था जो हम कर रहे थे ट्रूटी में। याद करिए जब हम एरर एनालिसिस कर रहे थे तो वहाँ हमने पढ़े थे, बस वही फॉर्मूला है। ठीक है, बस उसको थोड़ा सा घुमा दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा बस अपना माइंड यूज करेंगे तो आप लोग ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब है सार्थक अंक। पढ़े हैं हमने, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े हैं ना, तो हमें सार्थक अंक निकालना है। अब सार्थक अंक निकालने के लिए आपको वो जो 6 या 7 लॉस थे ना इसके, वो माइंड में रखने हैं। चलिए निकालते हैं। भाई इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें। चलिए शुरू करते हैं। वैसे जहाँ तक मैं सोचती हूँ आप लोगों को ये निकालना आ गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो। 0.007 मीटर स्क्वायर में कितने सार्थक अंक है? तो मैंने बताया था कि आपका जो अशून्य अंक है उसके इधर वाले जो जीरोस होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो बताइए कितने हुए? ओनली 1। तो कितने सार्थक अंक है इसमें? 1। फिर 2.64 इंटू 10 की पावर 24 kg। बताया था कि 10 की घात को हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसको तो हटा ही दीजिए। अब इसमें भाई ये अशून्य अंक स्टार्ट हो रहा है और 1 से बड़ा है तो इधर के सारे काउंट होंगे, तो 1 2 3, तो कितने हो गए? 3, है ना इजी। चलिए इसमें देखो अशून्य 1 से छोटा है तो इधर वाले 0 तो हम लेंगे नहीं और इधर वाले, लेकिन अशून्य अंक के इधर वाले 0 तो हम काउंट करते हैं ना। तो करिए 1 2 3 4, तो कितने आ गए? 4। इसमें बताइए, इसमें ये 0 इसके इधर की तरफ, अशून्य अंक इधर की तरफ आ रहा है इस तरफ, तो इसको हम लेंगे तो 1 2 3 4। इसमें बताइए ये भी लेंगे तो 1 2 3 4। इसमें बताइए, अब देखो ये वाले 0 हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि संख्या 1 से छोटी है, तो 1 2 3 4 सिर्फ ये वाले। ठीक है, तो कितने आ गए? 4। बताइए, है ना इजी? अगर आप लोगों को वो लॉज याद है, अगर आपने घर पे प्रैक्टिस करी है उन लॉज को ध्यान में रखते हुए, तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन बच्चों ने सार्थक अंक वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो इस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे निकले हैं। बाकी और जो क्वेश्चंस है यहाँ हम ओनली कुछ ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है उनकी PDF विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहाँ से अपने आंसर्स टैली कर लीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं एरर एनालिसिस पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई भौतिक राशि है P और 4 प्रेक्षण राशि ABCD से संबंधित है। दे रखा है कि P और ABCD में ये संबंध है, P बराबर A³ B² अपॉन यहाँ C भी है,
यहाँ सी भी है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक, √c है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा √c इंटू डी। सब आपकी बुक के क्वेश्चन ही है, प्रिंटिंग मिस्टेक भाई हो जाती है, नेचुरल। आप भी तो मिस्टेक कर सकते हो, मैं भी तो कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी हो सकती है। अब वो बोल रहे हैं कि ए, बी और सी, डी की प्रतिशत त्रुटियाँ, क्या दे रहा है वो, प्रतिशत त्रुटि दे रहा है। ढंग से पढ़िए, कितनी है, 1%, 2, 4 और 2, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि पी की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग करके पी का परिकलित मान। अब वो बोल रहे हैं कि इस संबंध से पी का जो मान निकाला गया वो इतना आया, ठीक है। तो आप परिमाण का किस मान तक सन्निकटन करेंगे, मतलब आपको इस मान को निकटतम में बदलना है। वो मैंने बताया था ना, 5 से कम 5 से ज़्यादा वाले लॉज, ठीक है। आपको वही लॉज यहाँ यूज़ करना है, निकटतम मान निकालना है, ठीक है। ये बाद में निकालेंगे, पहले एरर करते हैं, इंटरेस्टिंग है ना। चलिए, पी का फॉर्मूला है ये, आपको जो पहले दिया हुआ है आप सब वो लिखिए। आपको प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, तो बताइए ए की प्रतिशत त्रुटि को हम कैसे लिखते हैं, निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय वास्तविक इंटू 100%, ऐसे लिखते हैं। और ये कितनी है, 1। सिमिलरली बी को लिखिए 3%, सिमिलरली सी को लिखिए 4। भाई प्रतिशत त्रुटि लिखना आता है ना, कैसे, निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय वास्तविक मान इंटू 100%। और डी की भी लिख लीजिए, लिख ली। अब हमें निकालनी है पी की प्रतिशत त्रुटि। अब मैंने बताया था कि पी की भाग, गुणा या भाग में कोई संख्या होती है तो उनकी प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। अगर उनके ऊपर घात है तो घात को उनकी जो प्रतिशत त्रुटि है उससे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो देखो p बराबर क्या है, p बराबर आपको दे रखा है, एक बार लिख लेते हैं हम, a³ b² √c और d, ये दे रखा है। अब यहाँ से हमें इसको प्रतिशत त्रुटि में बदलना है। p की प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखेंगे, डेल्टा p अपॉन p इंटू 100%, यही तो पूछ रहा है आपसे पूरी। चलिए a की लिख लेंगे, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100%, हमने सबके एक साथ लगा दिया है। अब देखिए इसकी पावर 3 है तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए, है ना, आसान करा है हमने। b की लिखिए, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100%, पावर 2 है तो 2 से कर दीजिए। c की लिखिए, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100%, पावर अंडर है, अंडर का मतलब 1/2, तो 1/2 से गुणा हो गया। और d को एज इट इज, कोई पावर नहीं है, ठीक है, आया समझ में। और ये भी मैंने बताया था कि आपको फॉर्मूला याद रखना है कि त्रुटियों को हमेशा जोड़ना है, इसलिए हमने जोड़ा है, ठीक है। अब इनके मान रख दीजिए, इसका मान दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका सबका रख दिया, तो ये आ गया इतना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13%। सॉल्व आप कर सकते हैं ना, 3 इंटू 3 3, 2 3 दूनी 6, ये 2 कट गया तो 2 और 2, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13%। तो बताइए पी में कितनी त्रुटि आ गई, 13%। अब वो बोल रहे हैं कि पी का परिकलित मान है 3.763 और इसको निकटतम मान में बदलिए। तो निकटतम मान के लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं सॉरी, कुछ रूल्स थे कि अगर पॉइंट के बाद अगर आपको एक संख्या तक निकटतम लेना है तो देखिए कि उसके आगे वाली संख्या 5 से बड़ी है। अगर 5 से बड़ी है तो पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, 5 से छोटी है तो हम चेंज नहीं करते हैं, जो संख्या वही आती है। अगर 5 ही है तो देखते हैं कि उसके पहले वाली संख्या सम है तो नहीं बदलते हैं, विषम है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो बताइए ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है तो 7 में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 3.8, ठीक है। ये वो वाले रूल्स है जो आपको बताए थे मैंने। चलिए यहाँ तक भी आपको समझ में आया, नोट डाउन करते रहिएगा, खुद से एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है और सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं कह रही एज इट इज ये आएगा, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो किसी पुस्तक, ये पुस्तक है, ठीक है, किसी पुस्तक में जिसकी छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, मैंने बताया ना मैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, अनेक त्रुटियां हैं, आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 भिन्न सूत्र दिए। मतलब किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक छापी है, नेचुरल सी बात है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उसने एक आवर्त गति कर रहा है एक कण था जिसके विस्थापन के 4 फॉर्मूले दिए हैं। अब वो ये बोल रहे हैं कि क्या ये फॉर्मूले सही है, आप इनको चेक करिए कि क्या ये फॉर्मूले सही हैं। आपको चेक करना है कि जो उसने लिखे हैं उससे कहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कहाँ कौन सा फॉर्मूला गलत है, आपको चेक करके बताना है। चलिए जहाँ उसने दे रखा है, ये देखो जो ए दिख रहा है ना, ए का मतलब है विस्थापन। अब आप यहाँ ए का मतलब त्वरण मत समझ लेना, अगला विस्थापन बोल रहे हैं। भाई नॉर्मली हम लोग एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, लेकिन वो आप पढ़िए तो सही कि वो बोल क्या रहा है। ए है कण का अधिकतम विस्थापन, यानी कि विस्थापन है, ठीक है। वी क्या है, ये जो वी है ना, ये वाला, ये वी है, ये कण है, कण की चाल। देखो यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, ठीक है। टी क्या है, टी है गति का आवर्तकाल, आवर्तकाल दे रखा है, ठीक है।
विमीय आधारों पर गलत सूत्र को निकाल दीजिए। भाई बताइए इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और ये y क्या है, y भी बोल रहा है कण का विस्थापन, ठीक है, तो y भी क्या है, कण का विस्थापन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए विमीय आधार पर चेक करना है, बताया था मैंने कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट साइड की विमा राइट साइड की विमा को चेक करते हैं। और कुछ 2-3 राशियाँ ऐसी होती है जिन्हें हमें पता है कि विमाहीन होती है, उनको उससे चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगा करने में। चलिए पहला है y बराबर a sin 2πt अपॉन कैपिटल T। T भी समय है, ये आवर्तकाल है, ये विस्थापन है, ये विस्थापन है, ठीक है। चलिए y विस्थापन है, विस्थापन की विमा क्या होती है, भाई विस्थापन दूरी में ही तो होता है, तो L1, बाकी ये 2 नहीं है तो 0 0 लगा दी। a भी क्या है, विस्थापन, ध्यान रखिएगा विस्थापन है, आपका त्वरण नहीं है, तो इसकी विमा भी है, ठीक है। अब देखिए साइन, बताया था त्रिकोणमितीय फलन, याद करिए मैंने एक सारणी बनवाई थी आपको, लास्ट जो वीडियोस थी उनमें देखिएगा, उनमें था त्रिकोणमितीय फलन। और वहां मैंने कहा था कि आपके जो ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो सारे के सारे विमाहीन होते हैं नहीं होते हैं। भाई त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ते हो, ये लाल बटा कक्का बोलते हो जिसको आड़ू भाषा में, तो ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, लंबाई से लंबाई कट जाती है, भाई ये साइन थीटा होता है, ये कोस, ये टैन होता है ना, ठीक है, मैथ्स में पढ़ते हैं ना। तो त्रिकोणमितीय फलन यहाँ से क्या आ गए, विमाहीन। अब आपको बस ये चेक करना है। चलिए पहले तो इस साइन को उठाइए, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले तो ये चेक करेंगे कि भाई ये विमाहीन है या नहीं, अगर ये विमाहीन है तो सही लिखा है, विमाहीन नहीं है तो गलत लिखा है। करिए, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, भाई इसके अंदर जो ये चीज़ है इसी की तो विमा चेक करनी पड़ेगी, तभी तो ये विमाहीन होगा। करिए, अब देखो 2π की कोई विमा नहीं होती, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती, t की विमा होगी, कि t की विमा क्या होगी, t की विमा होगी समय की विमा t1, तो यहाँ से इसकी विमा t1। ये भी आवर्तकाल है, लेकिन आवर्तकाल भी तो समय ही होता है ना, तो इसकी विमा भी आ गई t1। t1 से t1 कट गया, तो बताओ ये पूरी क्वांटिटी विमाहीन आई नहीं आई, आ गई, ये विमाहीन ही है, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ लिख रखी है वो तो सही है भाई, जो साइन इसने लिख रखा है ये तो करेक्ट है। अब इसको चेक करिए, ये भी तो चेक करेंगे हम। चलिए a की विमा क्या है, L1, y की विमा भी L1, तो बताइए ये भी सही है या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी बराबर आ रही है, भाई ये पूरी, ये तो विमाहीन है, इसकी विमा L1, यानी कि पूरे पक्ष की विमा L1 और इसकी विमा कितनी है L1। यानी कि जब बताया था ना विमीय आधार पर जब हम चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की विमा देखते हैं, राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद की विमा देखते हैं ना, अगर प्लस होता है तो बीच में सबकी विमा क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। तो आ गई, इसका मतलब ये जो समीकरण उस बंदे ने लिखा है वो एकदम सही है, इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। चलिए आगे वाले में देखते हैं कि है या नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक। चलिए y = a sin bt ये दे रखा है, पहले आप इसकी विमा चेक करो, ठीक है, इसकी करते हैं, साइन bt को निकाल लो साइड में, ये रहा साइन bt में किसकी विमा चेक करेंगे हम, भाई जो इसके अंदर थीटा में उसी की तो करेंगे, vt की विमा चेक करिए। v आपका क्या है, वेग, वेग की विमा क्या होती है, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। मैंने बताया था हमें विमा रटनी नहीं है, हमें निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। विस्थापन होता है L1, ये होता है T1, तो L1 T माइनस, देखो मैंने कितनी जल्दी निकाल दिया ना, आप भी ऐसे निकाल सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए तो ये आ गया V की विमा, और T की विमा क्या होती है T1, तो ये आ गई VT की विमा, ये कट गया, तो बताइए इस पूरे की विमा कितनी है L1। जबकि हम तो क्या जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन विमाहीन होता है, लेकिन क्या यहाँ पे ये विमाहीन हो रहा है, नहीं ना, तो यहीं से पता चलेगा कि फॉर्मूला गलत है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ जरूरत पड़ रही है आगे चेक करने की, यहीं से ही हमें पता चल चुका है कि ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि ये फंक्शन गलत है, तो इसका मतलब इसने यहाँ गलती करी है, इसलिए ये फॉर्मूला गलत है। वी नो डैट त्रिकोणमितीय फलन विमाहीन होते हैं, लेकिन साइन bt विमाहीन राशि नहीं है, इसकी विमा L1 निकल के आ रही है, जबकि L भी 0 होना चाहिए था, इसलिए यह विमीय आधार पर गलत है, तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। आया समझ में, है ना इंटरेस्टिंग, मजा आया ना। चलिए और करते हैं, अब देखते हैं y = a/t sin t/a। अब फटाफट से आप भी कर सकते हैं, पहले इसको चेक कर लो, करिए, साइन t/t को अलग उठा लाइए और t/a की विमा निकालिए। t की विमा क्या होती है, देखो t की विमा क्या होती है T1, a विस्थापन है, विस्थापन की विमा L1, T1 L1 कर सकते हैं नहीं, यानी कि ये विमाहीन आया नहीं आया ना, इसका मतलब ये भी गलत है। भाई यही गलत है तो इसकी चेक करने से क्या फायदा, वो चाहे से सही हो, फर्क क्या पड़ेगा, ये तो गलत है, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो विमाहीन हो ही नहीं रहा,
जबकि ये तो विमाहीन होता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आया समझ में? चलिए आगे करते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में। ऐसे क्वेश्चन करने में सच में बहुत मज़ा आता है, जिसमें हमें कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ता है, तभी तो भाई फिजिक्स आएगी। जब माइंड यूज़ नहीं कर पाओगे तो फिजिक्स कैसे आएगी। चलिए इसको सॉल्व करिए। y इक्वल्स टू a अपॉन √2 sin 2πt अपॉन टी प्लस cos 2πt अपॉन टी। पहले आप तो इसको सॉल्व कर लो भाई। ये विमाहीन होना चाहिए पूरा और ये भी पूरा विमाहीन। भाई साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टैन हो, है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे क्या होने चाहिए, विमाहीन। चलिए sin 2πt को करते हैं पहले, तो इसकी विमा निकालेंगे। 2π की कोई विमा नहीं होती, t की विमा t1, आवर्तकाल की विमा भी t1। तो बताइए ये पूरी राशि विमाहीन आई नहीं आई? सही है। कोस भी आएगा नहीं आएगा भाई, इसमें भी यही है, तो ये भी विमाहीन, यानी कि ये तो पूरा सही है। जब ये सही है तो अब इसको चेक करो, इसकी तो कोई विमा है नहीं। ए की विमा L1, वाई की विमा भी L1, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, और ये भी विमाहीन आ रहा है। इसका मतलब उस बंदे ने इस इक्वेशन को सही लिखा है, इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक है, इसीलिए यह आपका समीकरण विमीय आधार पर क्या है, एकदम सही है। ठीक है बच्चों, तो देखो आज हमने कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए हैं ना। आप लोग भी करिएगा, बुक में बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्या, सारे इंटरेस्टिंग होते हैं। बस ठीक है, कुछ ऐसे होता है कि जिनमें हमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, तो उनको हम यहाँ सॉल्व कर ही रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम और प्रॉब्लम्स के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।